स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर गौर कर रहे हैं जो सेक्सुअलिटी यानी लैंगिकता के काफ़ी जटिल विषय को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आत्मा के स्तर पर हमारी पसंदें कैसे काम करती हैं। हाँ बिल्कुल, ये विषय थोड़ा गहरा है और स्रोत भी काफी दिलचस्प है। हमारे पास एक किताब के कुछ अंश हैं। इसमें जिम नाम के एक व्यक्ति की कहानी है, उनकी निजी यात्रा और साथ ही कुछ आध्यात्मिक नजरिए भी हैं। हाँ, कि आत्माएं जन्म से पहले अपनी लैंगिक पहचान क्यों चुन सकती हैं, इस पर भी बात की गई है। तो आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये जो निजी संघर्ष होते हैं, खासकर सेक्सुअलिटी के आसपास, वो आत्मा के विकास और आत्म प्रेम सीखने से कैसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्रोतों को। जरूर। तो कहानी जिम की है। 1946 में पैदा हुए पश्चिमी पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से कैथोलिक शहर में। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि बचपन से ही उनको लैंगिकता को लेकर बड़े मिले जुले संदेश मिले। जैसे उनकी दादी थीं, वो शरीर को गंदा समझती थीं, लेकिन उनके पिता वो इसे भगवान का तोहफा मानते थे। अच्छा। और वो समलैंगिक विरोधी जो गालियां होती हैं उनके भी सख्त खिलाफ थे। तो बचपन से ही ये तनाव था। ये विरोधाभास तो शुरू से ही था मतलब। बिल्कुल, और शायद यही आगे की कहानी की नींव बना। फिर जिम बड़े हुए, कॉलेज गए और अपनी दोस्त सू से शादी कर ली। प्यार करते थे एक दूसरे से? हाँ, स्रोत कहते हैं प्यार था और उनका यौन जीवन भी ठीक था। पर कहीं ना कहीं जिम अनजाने में पुरुषों के प्रति अपने आकर्षण को दबा रहे थे। शायद वो बचपन के मिले जुले संदेश, समाज का दबाव, हाँ, समझ सकता हूँ। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है ना? बिल्कुल। शादी के करीब 1 साल बाद वो कोई वयस्क फिल्म देख रहे थे और अचानक, मतलब बिल्कुल अचानक और बहुत जोर से उन्हें यह एहसास हुआ कि वो हमेशा से पुरुषों की तरफ आकर्षित रहे हैं। एकदम से फिल्म देखकर? हाँ, बिजली के झटके जैसा। और उन्हें अपने बचपन के दोस्त माइक के लिए भी आकर्षण महसूस हुआ। ओह, ये तो काफी चौंकाने वाला रहा होगा उनके लिए। जाहिर है, स्रोत भी यही कहते हैं कि ये एहसास जो अचानक लगता है वो अक्सर दबी हुई भावनाओं का नतीजा होता है। जब वो बाहर आती हैं तो बहुत तीव्र होती हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया? इसके बाद जिम ने माइक के साथ एक रिश्ता शुरू किया और फिर आखिरकार सू को सब सच बता दिया। सू का क्या रिएक्शन था? चौंक गई थी जाहिर है, लेकिन उन्होंने स्थिति को समझने की कोशिश की। स्रोत बताते हैं कि वो 7 साल तक साथ रहे, खुले तौर पर बात करते हुए, मतलब ओपन कम्युनिकेशन था। और जिम का माइक के साथ रिश्ता भी चलता रहा। 7 साल? उस जमाने में ये तो काफी असामान्य बात रही होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर वो कैलिफोर्निया चले गए और वहां कहानी ने फिर एक मोड़ लिया। क्या हुआ वहां? सू को डर लगने लगा। उन्हें लगा कि कैलिफोर्निया में जिम किसी आदमी के प्यार में पड़कर उन्हें छोड़ देंगे, और इस डर की वजह से जिम ने फिर से अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की। ओहो, मतलब वापस वहीं पहुंच गए? हाँ, और स्रोत साफ कहते हैं कि इसका नतीजा बहुत दर्दनाक था। उन्हें बहुत तकलीफ हुई। ये दिखाता है कि रिप्रेशन, मतलब दमन, काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। तो फिर इस तकलीफ से कैसे निकले वो? दिलचस्प बात यह है कि यही तकलीफ उन्हें वापस अपनी सच्चाई की तरफ ले गई। उन्होंने आखिरकार अपनी समलैंगिकता को पूरी तरह से स्वीकार किया। अच्छा। वो फिर एक्टिविस्ट बन गए, यौन रुझान को मानवाधिकार का दर्जा दिलाने के लिए काम करने लगे, दूसरे पुरुषों के साथ रिश्ते भी बनाए। तो जाहिर है सू के साथ शादी में तनाव बढ़ा होगा। हाँ बिल्कुल, और फिर उन्होंने एक बहुत अनोखा कदम उठाया। उन्होंने शादीशुदा समलैंगिक और लेस्बियन लोगों के लिए एक सपोर्ट ग्रुप शुरू किया। कमाल है। और इसी ग्रुप के जरिए उन्हें और सू को ये एहसास हुआ कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। तो तलाक हो गया? बाद में जिम की मुलाकात जैचरी से हुई और उनके साथ उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी बिताई। और उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट संगठन भी शुरू किया, हार्ट सर्कल्स, जो समलैंगिक पुरुषों के लिए सहायता मंडल चलाता था। तो जिम की इस पूरी कहानी से क्या मुख्य सबक निकलते हैं स्रोत के अनुसार? पहला और सबसे बड़ा सबक, दमन काम नहीं करता। रिप्रेशन डज नॉट वर्क। ये सिर्फ दर्द देता है। सही बात। दूसरा, कि अपनी सच्चाई को जाहिर करना, सेल्फ एक्सप्रेशन, वो जिंदगी में खुशियां लाता है। वो खुशी की शुरुआत है। सेल्फ एक्सप्रेशन एड्स टू लाइफ, इट्स द बिगिनिंग ऑफ हैप्पीनेस। हाँ। और तीसरा, कि यौन अभिव्यक्ति से पहले खुद को स्वीकार करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस, बहुत जरूरी है, वरना अपराध बोध का डर रहता है। ये सिर्फ बातें नहीं, जिम की कहानी ये सब दिखाती है। ये तो हुई जिम की जिंदगी की कहानी, पर अब स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग पहलू दिखाते हैं ना, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हाँ,
ये जानकारी स्टेसी नाम की एक माध्यम के सेशन से आई है। माध्यम यानी वो लोग जो मानते हैं कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं। ये सेशन जिम, सू और माइक की आत्माओं की जन्म से पहले की योजनाओं पर था। ये विचार ही अपने आप में काफी अलग है। देखते हैं स्रोत क्या कहते हैं। यहाँ नजरिया काफी दिलचस्प हो जाता है। इस दृष्टिकोण के मुताबिक आत्माओं का कोई लिंग नहीं होता, वो लिंग विहीन होती हैं। अच्छा। और वो जन्म लेने से पहले जानबूझकर अपनी लैंगिकता चुनती हैं ताकि वो कुछ खास सबक सीख सके, अपना विकास कर सकें। मतलब जिम का समलैंगिक होना और शादी के बाद ये जानना, ये सब पहले से तय था, एक चुनौती के तौर पर। हाँ, स्रोत यही कहते हैं, एक पूर्व नियोजित जीवन चुनौती। ये सोचना थोड़ा अजीब लग सकता है कि कोई इतनी मुश्किल चुनौती क्यों चुनेगा, पर आत्माएं शायद विकास के लिए मुश्किल रास्ते चुनती हैं। और माइक, उनके दोस्त, उनके बारे में क्या कहा गया? माइक को एक विकसित आत्मा बताया गया है, जिनका जिम के साथ कई जन्मों का गहरा, बिना शर्त वाला प्यार रहा है। स्रोत इसे अगापे कहते हैं। अगापे मतलब? एक तरह का निस्वार्थ आध्यात्मिक प्रेम। पिछले जन्मों में माइक ने जिम के लिए पुजारी, गुरु, यहाँ तक कि पिता की भूमिका भी निभाई थी। वाह! तो जिम के कार्मिक सबक क्या थे इस जीवन के लिए? आत्मा के स्तर पर क्या सीखना था उन्हें? मुख्य रूप से 3 बातें: अपनी सच्चाई को जानना और उसे जीना सीखना, भावनात्मक आजादी पाना और रिश्ते निभाने का हुनर सीखना। और वो जो उनकी दादी शरीर को गंदा कहती थीं, उसका क्या? स्रोत का दावा है कि वो बातें जानबूझकर थीं ताकि विपरीत असर हो। विपरीत असर मतलब उन बातों का मकसद था कि जिम शर्मिंदगी को नकारें और खुद को स्वीकार करना और करुणा सीखना सीखें। ये वाकई एक चौंकाने वाला दावा है। हाँ, ये तो है। और सू की क्या योजना थी जन्म से पहले? उनका मुख्य लक्ष्य था संतुलन बनाना और खुद से प्यार करना सीखना, सेल्फ लव। अच्छा। और जिम का अपनी सच्चाई खोजना, वो असल में सू के लिए एक उदाहरण बनना था, और इस पर सू ने जन्म से पहले सहमति दी थी। मतलब ये दोनों के लिए सीखने का मौका था। हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक कि सू का बांझपन, उनकी इनफर्टिलिटी, उसे भी योजना का हिस्सा बताया गया है। स्रोत कहते हैं ये पिछले जन्म के किसी सदमे और इस जीवन में बच्चे न चाहने की उनकी अपनी इच्छा से जुड़ा था। जन्म से पहले के संवादों का भी जिक्र है क्या? हाँ, जिम और सू के बीच जो बात हुई, उसमें सू ने जिम की सच्चाई खोजने की यात्रा में उनका साथ देने पर सहमति जताई थी। वो इसे खुद की खोज और बिना शर्त प्यार सीखने का एक आपसी तोहफा मान रही थी। तो ये सिर्फ जिम की यात्रा नहीं थी? नहीं, ये दोनों की साझा यात्रा थी। और जिम और माइक की भी जन्म से पहले बात हुई थी। अच्छा, क्या बात हुई थी? जिम ने ही माइक से कहा था कि वो बचपन के दोस्त बने और बाद में उनकी सेक्सुअलिटी को समझने में मदद करने वाले पहले पुरुष यौन साथी भी बने। जिम ने ये अनुरोध किया था? हाँ। जिम का लक्ष्य था इस अनुभव से खुद को स्वीकारना, करुणा विकसित करना और फिर दूसरों को भी सेल्फ लव में मदद करना। और माइक मान गए? हाँ, माइक राजी हुए। उन्होंने इसे अपने खुद के विकास का भी मौका माना, जैसे ईमानदारी सीखना, और उन्होंने दोस्ती की मजबूत नींव पर जोर दिया। तो ये सब आध्यात्मिक दावे, इनका मतलब क्या है? स्टेसी के जो गाइड्स हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, वो क्या कहते हैं? वो बताते हैं कि जिम की आत्मा अक्सर मुश्किल लड़ाइयों से सीखती है, हार्ड वन बैटल्स। समलैंगिकता चुनना खुद का सामना करने और खुद से प्यार करने का एक तरीका था, खासकर शादी जैसे मेन स्ट्रीम अनुभव के बाद। और ये खोज देर से क्यों हुई, इसका भी कोई कारण बताया? हाँ, स्रोत कहते हैं ये जानबूझकर था ताकि जिम पहले एक सीधे पुरुष की तरह जिंदगी जी सकें, उसे एक स्थिर मंच, एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ सकें। और कैथोलिक परवरिश, हस्तमैथुन पर रोक, वो भी जानबूझकर चुना गया था ताकि एक कॉन्ट्रास्ट पैदा हो, एक विरोधाभास। कॉन्ट्रास्ट किस लिए? ताकि जिम शर्म को ठुकरा सके और बिना शर्त खुद से प्यार करना अपना सके। जैसे अंधेरा रोशनी को ज्यादा चमकदार दिखाता है, कुछ वैसा ही। गाइड ये भी कहते हैं कि करीब 20% आत्माएं कभी ना कभी समलैंगिकता का अनुभव करती हैं। हाँ, और कभी-कभी इसका संबंध पिछले जन्म के किसी सदमे से भी होता है। जैसे एक उदाहरण दिया है कि कोई महिला जिसके साथ पिछले जन्म में पुरुष ने बुरा बर्ताव किया हो, वो अगले जन्म में पुरुष बनकर पैदा हो सकती है और सुरक्षा के लिए पुरुषों से ही प्यार कर सकती है। पर यह सिर्फ एक उदाहरण है। एक और माध्यम का जिक्र है, कॉर्बी। वो क्या कहती हैं? हाँ, कॉर्बी पिछले जन्मों पर और रोशनी डालती हैं। कुछ खास जन्मों का जिक्र है। जैसे 6ठी सदी केन्या में जिम एक एंड्रोजेनस शामिन थे, मतलब जिनमें स्त्री पुरुष दोनों गुण हों। सू तब पुरुष थी और व्यवहारिक कारणों से जिम को पति के रूप में सौंपा गया था,
यौन संबंध नहीं था। अच्छा, और? एक जन्म में वो पुजारी थे, जहां जिम और माइक ने अपनी भावनाओं को दबा दिया अपने धार्मिक व्रतों के कारण। एक और जीवन में माइक जिम के पिता थे। जिम ने कर्तव्य के लिए सू से शादी की, पर जुनून नहीं था। उस जीवन के बाद सू ने ऐसा जीवन चाहा जहां उन्हें सिर्फ उनके लिए प्यार मिले। और माइक का द्वितीय विश्व युद्ध वाला जीवन? हाँ, वो रब्बी थे। यातना शिविर में उन्होंने समलैंगिक पुरुषों के बीच गहरा प्यार देखा और बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने तय किया कि वो इस जीवन में ऐसे संबंध का अनुभव करेंगे। कोर्बी सू के बांझपन के बारे में क्या कहती हैं? वही कि ये इसलिए चुना गया ताकि उन्हें खुद के लिए प्यार मिले, बच्चों के जरिए नहीं। और जिम की लैंगिकता की देर से खोज, उसे जानबूझकर एक मुश्किल पहाड़ चढ़ने जैसा अनुभव बनाया गया, आसान रास्ता नहीं। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें, जिम की कहानी, स्टेसी का सेशन, गाइड्स, कोर्बी, तो मुख्य संदेश क्या निकल रहा है? मुझे लगता है मुख्य बात यही है कि जीवन की जो बड़ी चुनौतियां हैं, खासकर सेक्सुअलिटी जैसी गहरी निजी चीजों के आसपास, वो शायद आत्मा के विकास और खुद से प्यार करना सीखने के लिए जानबूझकर चुनी गई हों। हाँ, ऐसा ही लगता है। जिम की कहानी ये दिखाती है कि खुद को खोजने का रास्ता अक्सर विपरीत ताकतों के बीच तनाव से बनता है। शर्म बनाम स्वीकृति, डर बनाम प्यार। बिल्कुल। और अपनी सच्चाई को हिम्मत से चुनना, वो सेल्फ लव की तरफ पहला बड़ा कदम है। लेकिन स्रोत ये भी जोर देते हैं कि ये एक बार का फैसला नहीं है। इसके लिए लगातार हिम्मत भरे फैसले लेने पड़ते हैं। हाँ, जैसे जिम जब कैलिफोर्निया में फिर से डर गए थे। हाँ, मुश्किलें वापस आ गईं, जिसने उन्हें फिर से चुनने का मौका दिया। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। करेजस डिसीजंस, बार बार। और ये विचार भी कितना शक्तिशाली है कि हम अक्सर दूसरों को वही सिखाने के लिए चुनते हैं जो हमें खुद सीखने की जरूरत है। जिम और सू दोनों सेल्फ लव सीख रहे थे। हाँ, उनकी जिंदगी एक दूसरे का आईना बन गई। ये रिश्तों को देखने का एक बहुत गहरा नजरिया देता है ना? बिल्कुल। और इसका मतलब उन माता पिता या साथियों के लिए भी कुछ है जो अपने किसी प्रियजन की सेक्सुअलिटी को लेकर संघर्ष करते हैं। हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कि शायद ये संघर्ष उनके खुद के सीखने और सेवा करने का एक मौका हो, जिसे उन्होंने आत्मा के स्तर पर चुना हो। और जो लोग अपनी सेक्सुअलिटी की वजह से समाज में आका हुआ महसूस करते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? स्रोत उन्हें सबसे हिम्मती आत्माएं कहते हैं, मोस्ट करेजियस ऑफ सोल्स, जिनका सफर दूसरों के लिए एक ऊर्जावान रास्ता बनाता है, ब्लेजेस एन एनर्जेटिक ट्रेल। तो आज की इस चर्चा से वाकई सोचने को बहुत कुछ मिला है। आत्मा की पसंद का ये विचार, खुद से प्यार करने की ये यात्रा, और ये कि हमारे सबसे कठिन संघर्ष ही शायद हमारे सबसे बड़े विकास का जरिया बन सकते हैं। हाँ, ये स्रोत हमें अपने अनुभवों को, खासकर मुश्किल अनुभवों को, एक ज्यादा बड़े कैनवस पर देखने का न्योता देते हैं। ये समझने में मदद करते हैं कि डर कैसे हिम्मत को जन्म दे सकता है और हिम्मत आखिरकार खुद से प्यार करने तक ले जाती है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर ये सच है, जैसा कि ये स्रोत दावा करते हैं, कि हमारे गहरे संघर्ष असल में आत्मा के स्तर पर विकास के लिए चुने गए मौके हैं, तो हम अपनी मौजूदा चुनौतियों को कैसे देख सकते हैं? क्या थोड़ी ज्यादा करुणा और जिज्ञासा से देख सकते हैं? ये जानते हुए कि शायद वो हमें खुद की गहरी खोज और सच्चे आत्मप्रेम की ओर ले जा रही हों।